शिव शिव 2018 टीजीटी का यह पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर की बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो हावर्ड गार्डनर ने मूल रूप से 7 प्रकार की बुद्धि दी थी। उसके बाद 1998 में उन्होंने एक प्रकृतिवादी बुद्धि को भी जोड़ दिया और इस तरीके से एनसीईआरटी में हावर्ड गार्डनर के मुताबिक 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। 2000 में एक और प्रकार की बुद्धि बताई अस्तित्ववादी। इस प्रकार से आज हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के 9 प्रकार हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अब भी 8 प्रकार की हावर्ड गार्डनर की बुद्धि बताई गई है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कितने प्रकार की है तो 8 प्रकार की बताएंगे। अगर 8 नहीं है ऑप्शन में तो 9। और अगर पूछा जाए मूल रूप से कितने प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने दी थी तो 7 प्रकार की। तो यहाँ पे पूछा है कि जो नीचे दिए गए हुए हैं ना 4 प्रकार, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है हावर्ड गार्डनर की बुद्धि का। तो संगीतीय बुद्धि होती है मनुष्य के अंदर, भाषाई बुद्धि बताई है उसने, और तार्किक एवं गणितीय बुद्धि भी बताई है। 2 प्रकृतिवादी अस्तित्ववादी ये भी बताई हैं। कुल मिला के उसने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन जिनमें सृजनात्मक बुद्धि उसने कहीं नहीं बुद्धि का प्रकार बताया। हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए उनमें सृजनात्मक नहीं बताया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हावर्ड गार्डनर की बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है, सृजनात्मक। नेक्स्ट है सत्य नहीं है। तो पहला है बौद्धिक अक्षमता व अधिगम अक्षमता समान नहीं है। तो ये तो सत्य है। बौद्धिक अक्षमता एक अलग शब्द है और अधिगम अक्षमता एक अलग शब्द है। अधिगम अक्षमता तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं उनसे संबंधित है, और जो बौद्धिक अक्षमता है वो तो जन्म से और 18 साल की उम्र तक हो सकता है कभी भी। और जो बौद्धिक अक्षमता है इसके अंदर पढ़ने से और लिखने से रिलेटेड ही नहीं, और भी जैसे कि कुछ बहुत और भी तरीके के जो अक्षमताएं हैं बच्चे के अंदर वो हो जाती हैं, और जबकि अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड होती हैं। तो ये दोनों तो समान नहीं हैं, ये तो सत्य है। सेकंड है बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष आयु से पूर्व होती है। हाँ जी, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता उस समय भी हो सकती है, और उस समय से लेकर के 18 वर्ष तक कभी भी हो सकती है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। तो ये अधिगम का मतलब है अधिगम अक्षमता। तो जो बौद्धिक अक्षमता है वो भी मनुष्य के विकास को क्या करती है, विकास को मतलब विकासात्मक अक्षमता ही है, विकास में एक वो पैदा करती है, विकास को रोकती है। और जो अधिगम अक्षमता है वो भी विकासात्मक अक्षमता ही है। तो ये भी सत्य है, दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। लेकिन जो ये सेकंड वाला है इसमें जो ये शब्द है निश्चित रूप से, तो ये नेगेटिव शब्द है, तो ये सत्य नहीं है। बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू 70 से कम होती है, लेकिन निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। तो ये क्या है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेन फैन ब्रेनर के माता पिता का कार्यस्थल किस क्षेत्र में है। तो देखिए जो ब्रॉन फेन ब्रेनर थे वो एक रसियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1976 में यानी 1976 में ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था, और उसी को सन 2000 में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जिसको कहते हैं बायो इकोलॉजिकल मॉडल। क्या कहते हैं, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ये पूछा भी जाता है कि जो ब्रॉन फैन ब्रेनर थे उनका दिया गया मॉडल जो था डेवलपमेंट का वो कौन सा था, वो था बायो इकोलॉजिकल मॉडल। और कब दिया था, 2000 में। तो उसने इसने जो थ्योरी दी थी उसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। और इसमें उन्होंने ना ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रपोज किया था, और ये बताया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे सोशो कल्चर इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं बहुत सारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ब्रॉनफेनब्रेनर था, इसने जो अपना ये मॉडल दिया था ना, उस मॉडल के इसने हमें कितने दिए थे, 5 अलग अलग सिस्टम बताए थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने जो इन्विजन किया था ना इन्वायरमेंट को, यानी उन्होंने जो पर्यावरण को इन्विजन किया था, उसके मुताबिक जो इन्वायरमेंट था वो 5 स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है। कितने स्ट्रक्चर्स को? ब्रॉनफेनब्रेनर के मुताबिक जो एनवायरमेंट है वो 5 स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर पहला आता है माइक्रो सिस्टम, दूसरा आता है कौन सा, मीजो सिस्टम, तीसरा आता है एक्जो सिस्टम, चौथा आता है मैक्रो सिस्टम और पांचवा आता है क्रोनो सिस्टम। जो पहला माइक्रो सिस्टम होता है ना, ब्रॉनफेनब्रेनर ने कहा था कि जो माइक्रो सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल होता है वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट अपने सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्ट होता है, अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ जब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है ना, उस सिस्टम को माइक्रो सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में जो रिलेशनशिप होती है किसी इंडिविजुअल की अदर्स के साथ, यानी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है, जो रिलेशनशिप होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। यानी जैसे पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, इन्फ्लुएंस करेंगे अपने बच्चे के बिहेवियर को, चाइल्ड्स के बिहेवियर को, और जो चाइल्ड्स का बिहेवियर है वो भी अफेक्ट किस पे डालेगा, पेरेंट्स के बिहेवियर पे। यानी पेरेंट्स बिहेवियर तो जो उनके चाइल्ड है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और जो चाइल्ड का बिहेवियर है वो पेरेंट्स के बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो माइक्रो सिस्टम होता है ना वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सॉरी बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल यानी इधर से उधर और इधर से उधर भी अफेक्ट डालता है। फिर आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम सेकेंड लेवल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसके अंदर ना कनेक्शन किसके बीच में होता है, माइक्रो सिस्टम के बीच में। देखो माइक्रो सिस्टम यानी जो पेरेंट्स थे उनका रिलेशन हो जाएगा बच्चे के टीचर्स के साथ, बच्चे के पीयर ग्रुप के साथ, है ना। तो जो माइक्रो सिस्टम के अंदर जो भी थे उन सबका आपस में जो कनेक्शन होता है ना वो मीजो सिस्टम के अंदर आता है। फिर आता है एक्जो सिस्टम। तो एक्जो सिस्टम के अंदर वो सोशल कॉन्टेक्स्ट आते हैं जिन पर जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन वो क्या करें, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना देती है तो क्या वो बच्चे के हाथ में है, नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अवेलेबल ऑफ हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्या इस पे बच्चे का कोई है, मतलब बच्चा कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, वो उसके काबू की बात नहीं है। और अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जो होती हैं उन पे किसी का कोई बस नहीं चलता है। वर्क शेड्यूल पे या उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है उस पे बच्चे का कोई बस नहीं चल सकता। तो ये सारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता इंडिविजुअल का, उनको क्या कहा जाता है, एक्जो सिस्टम के अंदर रखा जाता है। फिर एक मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो सिस्टम के अंदर कल्चरल वैल्यूज आती हैं, कस्टम आते हैं, लॉज आते हैं, और इसको ना आउटर मोस्ट लेवल भी कहा जाता है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। आउटर मोस्ट इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके बाद जो क्रॉनिकल सिस्टम आता है वो टेम्परेरी लेवल का होता है, तो वो लास्ट वाला जो टेम्परेरी लेवल का है, तो इसीलिए मैक्रो को हम आउटर मोस्ट भी कह देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक क्रोनो सिस्टम आएगा। क्रोनो सिस्टम टेम्परेरी लेवल होता है और ये क्विकली भी चेंज हो जाता है। रेफर्स टू एनी सोशल हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि कहीं वार हुआ या कहीं किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम से चेंज हो गई तो वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। और वैसे भी क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, क्रोनो का मतलब टाइम होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इकोलॉजिकल मॉडल है ना डेवलपमेंट का, उससे क्या पता चलता है कि जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है ना उसमें कोई अकेला फैक्टर नहीं करता अफेक्ट, मतलब कोई अकेला फैक्टर है जो वो सिग्निफिकेंटली रोल प्ले नहीं करता, बल्कि जो सभी फैक्टर्स हैं ना उनका जो इंटरेक्शन है उसी का रिजल्ट डेवलपमेंट है। ये कहता है इकोलॉजिकल मॉडल। और ये किसने दिया था, ये दिया था हमें
ब्रॉनफेनब्रेनर ने। तो अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ब्रॉनफेनब्रेनर के माता पिता का कार्यस्थल है। अब इसमें तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता ना, माता पिता के कार्यस्थल में क्या कर सकता है बच्चा, कुछ नहीं कर सकता। तो पहले में तो माता पिता से बच्चे का रिलेशन था माइक्रो में, और दूसरे में बच्चे के माता पिता का रिलेशन था टीचर्स के साथ, उसके पीयर ग्रुप के साथ, वो मीजो में था। और तीसरे में बच्चे का जो रिलेशन था वो किसके साथ था, जिन चीज़ों पे उसका कंट्रोल नहीं है ना, जैसे कि माता पिता के कार्यस्थल पे। तो ये सारा क्या है, ये एक्जोतंत्र में यानी एक्जो सिस्टम के अंदर आता है। तो माता पिता का कार्यस्थल किस में आ गया, एक्जो सिस्टम में। माता पिता का ट्रांसफ़र भी एक्जो सिस्टम में, उनका वर्क शेड्यूल भी है एक्जो सिस्टम में, अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी लीव भी, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारी किस में आती है, एक्जो सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, एक्जो सिस्टम। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक माँ बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसके ललाट पर थपकी मारती है। तो ये कौन सा है, मतलब कौन सा वो है, कौन सी थ्योरी है। तो हमें पता है माँ उस बच्चे के ललाट पे रोज़ थपकी मारती है, तो बच्चे को पता चल जाता है हाँ भाई माँ सुलाने की कोशिश कर रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्या है, उद्दीपन दिया जा रहा है, और उद्दीपन दिया जा रहा है ना। और ऐसे ही क्या होता है, पावलाव ने जो कुत्ता था घंटी बजाता था उसको भोजन दे देता था, और धीरे धीरे कुत्ते को पता चल गया कि जब भी घंटी बजेगी ना भोजन आएगा, और लार आनी उसको स्टार्ट हो जाती है, यानी घंटी को सुनते ही कुत्ते को लार आती है। तो ऐसे ही थपकी सिर पे पड़ते ही बच्चे को नींद आने लगती है। तो ये क्या है, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन है। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है। तो हमें पता है जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है यह वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है ना, जिसमें MKO वगैरह होते हैं। तो ये वाइगोस्की से संबंधित है, ये तो सही है। बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ये भी सही है। यह उन कार्यों का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। हाँ जी, ये मतलब जो बच्चा है ना उसे किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, मोर नॉलेजेबल है ना MKO, यानी किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तो उन कार्यों का ही क्षेत्र है जिनमें बच्चा क्या करता है, दूसरों की सहायता के बगैर पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। अब 4th ऑप्शन है, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। नहीं जी, समीपस्थ विकास के सिद्धांत में उच्च सीमा ऐसी कोई नहीं दी गई जिसमें बच्चा सफलतापूर्वक स्वयं करे कार्यों को। सफलतापूर्वक स्वयं कौन कहता है, पियाजे कहता है। पियाजे कहता है कि बच्चा क्या करेगा, स्वतंत्र पूर्वक स्वयं चीज़ों को सफलतापूर्वक करेगा, स्वयं सीखेगा। तो ये 4th ऑप्शन समीपस्थ विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्य नहीं है। तो पहला है शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। तो ये तो गलत है, शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित नहीं है। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो ऐच्छिक व्यवहारों से ही संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। हाँ जी, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सत्य क्या नहीं है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, अरे अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया। खिलौना सांप मतलब कि जो सांप होते ना खिलौने बने आते हैं, तो उसे पहले उससे डर लगता था, अब उसे उससे डर नहीं लगता। परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे बिस्तर पर खिलौना सांप पड़ा मिला। मतलब एक दिन वो आई और ऐसे ही अपने बिस्तर पर सोने लगी तो एकदम से उसे वहाँ पे खिलौना सांप पड़ा मिला और उसे फिर से एकदम से वो डर गई।
तो इस तरीके से जो भय वापस आया उसको क्या कहा जाता है? तो एकदम से यानी स्पॉन्टेनियसली उसका जो भय है वो वापस आ गया, यानी उसने रिकवरी कर ली उस भय की दोबारा से, तो इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनः प्राप्ति, यानी दोबारा से एकदम से उसने उसको भय को प्राप्त कर लिया, स्वतः पुनः प्राप्ति यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा शब्द किससे संबंधित है। तो देखो यहाँ एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और अडप्टेशन, ये तीनों ही वर्ड्स ना पियाजे से संबंधित हैं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और अडप्टेशन, ये तीनों पियाजे से संबंधित हैं। जो शेपिंग शब्द है वो स्किनर से संबंधित है। शेपिंग किससे? स्किनर से संबंधित है। और जो विलोपन शब्द है वो पावलाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? पावलाव से। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग के त्रिशाखाई सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो स्टर्नबर्ग ने ना क्या दी थी? त्रिशाखाई बुद्धि दी थी। ठीक है, त्रिशाखाई बुद्धि यानी उसके अंदर जो 3 शाखाएं बताई उसने CAP, कैप से हम याद कर सकते हैं CAP, यानी क्रिएटिव, P से प्रैक्टिकल और A से एनालिटिकल। C से क्रिएटिव यानी सृजनात्मक बुद्धि। एक क्वेश्चन आया था ना, कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है? तो सृजनात्मक बुद्धि उसका आंसर था। तो पूछा जाए कि सृजनात्मक बुद्धि किससे जुड़ी हुई है? तो स्टर्नबर्ग से जुड़ी हुई है। फिर है प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक बुद्धि भी स्टर्नबर्ग से, और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि भी स्टर्नबर्ग से जुड़ी है। तो संगीतज्ञ बुद्धि नहीं जुड़ी स्टर्नबर्ग से, वो किससे जुड़ी है? हार्वर्ड गार्डनर से जुड़ी है। तो हम स्टर्नबर्ग के त्रिशाखाई है उसको सिद्धांत को कैसे याद कर सकते हैं? CAP से, यानी क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल बुद्धि स्टर्नबर्ग के त्रिशाखाई सिद्धांत का हिस्सा है, लेकिन संगीतज्ञ बुद्धि नहीं है। तो इसका आंसर है संगीतज्ञ बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, यह किस प्रकार की नैतिकता को दिखाता है? तो यहाँ पे देखो एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है। एक बच्चा दूसरे से कहता है तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, यानी सहयोग की नैतिकता का आरंभ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो जो विलोपन शब्द है वो शास्त्रीय अनुबंधन से ही संबंधित है ना। यहाँ पे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, उसमें विलोपन हो जाता है। मतलब जब घंटी तो बजती है लेकिन खाना नहीं आता है ना, खाने को नहीं दिया जाता, तो भी कुत्ते को लार आती है। लेकिन फिर बार बार यही रिपीट किया जाता है और खाना नहीं दिया जाएगा, तो फिर कुत्ते की बाद में ना समझ आ जाएगा कि भाई हाँ अब घंटी के साथ खाना नहीं आएगा, और लार उसकी विलोप हो जाएगी आना, फिर बाद में लास्ट में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो विलोपन हो गया वहाँ से। स्वतः पुनः प्राप्ति, स्वतः पुनः प्राप्ति भी शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, क्योंकि जब बार बार खाना आता है घंटी बजने के साथ तो लार आना कुत्ते के मुंह में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर घंटी तो बजती है खाना नहीं आता तो फिर से उसे लार आ जाती है ना। तो स्वतः पुनः प्राप्ति। और एक है उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक विभेदन यानी उसको उद्दीपक में विभेद करना आ गया, अब उसको लास्ट में पता चल जाता है कि घंटी के से उसके मुंह में लार आ रही थी और भोजन घंटी से क्यों आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि घंटी के बजते ही भोजन आ जाएगा। लेकिन जब बार बार भोजन लाना उसके पास बंद कर दिया और घंटी बजती ही रही, तो उसे पता चल गया भाई घंटी अलग चीज़ है और भोजन अलग चीज़ है। तो फिर वो उद्दीपक में क्या करने लगा? विभेद करने लगा। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन से विलोपन, स्वतः पुनः प्राप्ति और उद्दीपक विभेदन, ये तीनों शब्द जुड़े हुए हैं। लेकिन जो शेपिंग शब्द है ना वो किससे जुड़ा हुआ है? स्किनर से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है शेपिंग। नेक्स्ट है स्वलीनता, यानी जो ऑटिज्म है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये लियो कैनर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लियो कैनर ने दिया था। और डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सैमुअल क्रिक ने दिया था, ये भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया के अंदर नहीं आता, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना। जी बिल्कुल, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखेंगे तो वो तो एक सामाजिक प्रक्रिया ही है।
और अनुमोदित भूमिका का निर्वाह, यानी समाज ने जो भूमिकाएं अनुमोदित की हैं हम उनका निर्वाह कर रहे हैं, तो वो भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास भी सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन आत्म केंद्रित व्यवहार करना यानी सिर्फ अपने आप पे केंद्रित रहो तो वो सामाजिक प्रक्रिया के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है वह है आकलन, जो अनुदेशन के दौरान या उससे पूर्व किया जाता है। देखिए, जो असेसमेंट, ऐसा असेसमेंट जो हम इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और उसके दौरान ही हम असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन देने से पहले भी हम नज़रें गड़ाए हुए हैं भाई, और हम बच्चे को दे रहे हैं कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि उसका असेसमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आकलन से पहले दिया जा रहा है, ठीक है। आकलन जो अनुदेशन के दौरान या उससे पूर्व किया जाता है, हाँ, इंस्ट्रक्शन के दौरान किया जा रहा है वो आकलन, या उससे पूर्व, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव तो अंत में किया जाता है, लास्ट में। तो ये कौन सा, रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण के सिद्धांत को बच्चा कब समझने लग जाता है। तो संरक्षण होता है कंजर्वेशन, यानी बच्चा समझ जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा रोता है, उसके पास ना एक बड़ी सी चॉकलेट है, फिर मम्मी उसके ना बहुत सारे टुकड़े कर देती है, तो वो समझता है ये टुकड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा चॉकलेट है, वो कम है। लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी समझ आ जाती है, भाई ये एक चॉकलेट थी, इसी के 10 टुकड़े कर दिए, तो ये इसके बराबर ही है, यानी कंजर्व, यानी संरक्षित है चीज़, ना घटी है ना बड़ी है। तो ये कंजर्वेशन उसकी समझ कब आता है, तो ये कंजर्वेशन उसकी समझ आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी थर्ड स्टेज में। किसमें, थर्ड। 4 स्टेज दी है ना जीन पियाजे ने, एक संवेदीगामक दी है ना, और ऐसे ही जो थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक है ना, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक है, तो जो थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा संरक्षण कंजर्वेशन को समझ जाता है, सीक्वेंस को समझ जाता है, क्रम को, अंशपूर्ण के ज्ञान को भी वो समझ जाता है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा बच्चा बनने की ओर बच्चा कब उन्मुख होता है। तो कोहलबर्ग ने ना नैतिकता के ना हमें कितने स्टेज दिए हैं, कितने चरण दिए हैं, हमें 3 स्टेजेस दिए हैं कोहलबर्ग ने नैतिकता की। एक प्री कॉन्वेंशनल लेवल, हाँ 3 लेवल दिए हैं, स्टेजेस तो उसने 6 दी हैं, सॉरी 3 लेवल दिए हैं। एक प्री कॉन्वेंशनल लेवल है, एक कॉन्वेंशनल लेवल है और एक पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल है। फिर हर लेवल को 2-2 स्टेजेस में बांटा हुआ है। प्री कॉन्वेंशनल को बांटा है दंड एवं आज्ञा पालन में और साधन सापेक्षता में। फिर कॉन्वेंशनल स्टेज को बांटा है अच्छा बच्चा बनने की धारणा में और कानून एवं विधि सम्मत में। और पोस्ट कन्वेंशनल को बांटा है सामाजिक संपर्क में और यूनिवर्सल थ्योरी में, यानी जो यूनिवर्सल थ्योरी में के अंदर बांटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा था अच्छा बच्चा बनने की ओर कब वो उन्मुख होता है, तो ये उसकी तीसरी स्टेज है अच्छा बच्चा बनने की धारणा। और कौन सा लेवल है, सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल कौन सा, कॉन्वेंशनल लेवल। तो इसका आंसर क्या आ गया, कॉन्वेंशनल लेवल यानी लौकिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जब कभी छोटी होगी तो बिस्तर गीला किया होगा ना। अब वो नया बच्चा ले आए तो उसके अंदर ये आ गया, भाई अब कोई नया आ गया तो अब मुझ पे ध्यान इतना नहीं दिया जा रहा है, इस पर ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। तो वो अपनी पुरानी उसमें मतलब अपनी मतलब जो उसके अंदर ये विचार आ रहे हैं, जो सुरक्षा की युक्ति है वो कौन सी उसने अपनाई, पश्चगमन। यानी वो दोबारा से बिस्तर में मतलब कभी छोटी करती थी तो वो उस पुराने समय में ही गमन कर गई, वहीं पहुंच गई, यानी पश्चगमन, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो नवजात शिशु है वो आँख भी झपकता है, ऐसे आँखों को झपकता है,
चूसता है, वो अंगूठा चूसता है ना, पैर के अंगूठे को भी चूसता है, कोई कपड़ा मिल जाए, कोई खिलौना मिल जाए तो सबको चूसता है। तैरना, तैरने का मतलब पानी में तैरना नहीं, हवा में तैरना, मतलब वो लेटा होता है और अपने हाथ पैरों को ऐसे ऐसे हिलाता रहता है जैसे कि वो तैर रहा हो। कार चलाना, लेकिन नवजात शिशु कार नहीं चलाता, तो ये उसके रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिसूत्रीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था। मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित है, तो ये तो सही है कि जो ब्रोका क्षेत्र होता है, देख बी फॉर ब्रोका, बी फॉर बायां, बी फॉर ब्रोका, बी फॉर बायां, तो जो ब्रोका क्षेत्र है ना वो बाएं फ्रंटल लोब में होता है, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। ये व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक होता है, ये भी सही है। भाषा उत्पादन का कार्य करता है, ये भी सही है। ये शब्दों के अर्थ समझने में सहायता करता है, ये गलत है। शब्दों का अर्थ किसकी मदद से समझते हैं? वर्निकी क्षेत्र, और जो वर्निकी क्षेत्र होता है वो किस में होता है? राइट हेमिस्फीयर में। जो स्पीच अंडरस्टैंडिंग का कार्य होता है वो वर्निक क्षेत्र से होता है, और वर्निक क्षेत्र किस में होता है? राइट हेमिस्फीयर में होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा बता रहा है कि उसने सुबह उठने के बाद क्या किया, तो ये कौन सी स्मृति का उदाहरण? देखो, कोई हमसे पूछता है कि बेटा तुमने कल क्या किया था, तो हम ऐसे आंख बंद करके सोचते हैं, पहले ये किया था, फिर वो किया था, फिर वो किया था, फिर वो किया था, यानी जैसे हम किसी धारावाहिक को बता रहे हों। तो इस तरीके की मेमोरी कौन सी होती है? एपिसोडिक मेमोरी या धारावाहिक स्मृति। वो बच्चा बता रहा है ना, सुबह उठने के बाद ऐसे मैं उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने कपड़े पहने या यूनिफॉर्म पहनी, है ना, तो वो एक एक करके एक एक एपिसोड को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो एपिसोडिक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी का ये उदाहरण है। नाटकीय खेल के बारे में सही नहीं है, तो नाटकीय खेल यह सक्रिय खेल का प्रकार है, बिल्कुल जी, एक्टिव प्ले है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, ये भी सही है। ये हमेशा पुनरुत्पादक होता है। देखो, पुनरुत्पादक तो होता है लेकिन हमेशा नहीं, मतलब हमेशा तो एक ना बाउंड्री निश्चित हो गई ना, एक लिमिट बन गई हमेशा, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है कि ये सही नहीं है कि हमेशा ही पुनरुत्पादक होगा, कभी कभी कुछ ना कुछ उल्टा भी हो सकता है ना। किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? चलो ठीक है, अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? देखो, अब मान लो कि मेरा बेटा ही है, वो ना डेली खाना वो कहेगा कि मैं तो खाना तब खाऊंगा, मुझे मोबाइल दिखाओ, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी आज तुझे खाना ही नहीं मिल रहा। दुख तो मुझे भी होगा, है ना, मैंने उसे दंड दिया, उसे खाना नहीं खाने दिया, लेकिन मैं क्या करना चाह रही हूँ? मैं रोकना चाह रही हूँ किसको? कि वो मोबाइल देखना, उस टाइम पे खाना खाते वक्त मोबाइल देखना बंद कर दे। तो उसकी ये बार बार अनुक्रिया की आवृत्ति होती थी फ़ोन देखने की, कब? जब वो खाना खाता था। मैंने उसे दंड दिया, मैंने कहा जब तू खाना खाता है ना तब तुझे नहीं मिलेगा मोबाइल, और मैंने उसे खाना नहीं दिया तो उसको दंड दे दिया। यानी किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? मतलब ये उद्दीपक मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, है ना, उसे दंड, लेकिन फिर भी मैंने उसको ऐसा किया ताकि वो उस चीज़ को ना करे जिसको वो हमेशा करता है, तो ये क्या कहलाता है? एक दंड कहलाता है। व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व सीखी, भाई ये तो सही है, किसका है ये दृष्टिकोण? भाई हम कोई भी कार्य सीखते हैं और वो सभी कार्य हमारे किस में शामिल हो जाते हैं? व्यवहार में। तो व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। जब चालक कार की बेल्ट को बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, यह कैसा पुनर्बलन है? देखो, चालक कार ने बेल्ट को बांधा नहीं तो बजर बजता रहा। अब वो क्या है तो वो एक नेगेटिव चीज़ ही ना, जो है वो बज रहा है, यानी साउंड पॉल्यूशन भी बढ़ा रहा है ना, उसको भी परेशान कर रहा है कार चालक को। लेकिन जैसे ही वो उसको बांध लेता है तो क्या हो गया? वो बंद हो गया, यानी कि उसको ना सीट बेल्ट को बांधने के लिए वो बजाता है, यानी उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है उसको ड्राइवर को कि भाई बांध सीट बेल्ट को बांध।
लेकिन है कैसा, वो उसे ना सुहा नहीं रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये पुनर्बलन कैसा था, नकारात्मक था। लेकिन है तो पुनर्बलन, उसने काम तो अच्छा ही किया, उसने ड्राइवर को सीट बेल्ट थी जो उसको लगाने के लिए फोर्स किया। तो इस तरीके के जो मतलब कहते हैं ना, है तो नेगेटिव चीज़ लेकिन फिर भी वो काम क्या कर रहा, पॉजिटिव कर रहा है। तो ऐसा पुनर्बलन क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। उसने काम तो अच्छा ही किया ना, सीट बेल्ट को बंधवा के। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, एक उदाहरण। भाई साइकिल कैसे चलाएंगे, ये तो प्रैक्टिकल काम है ना, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रयोग करके, है ना, प्रक्रियात्मक का। अब हम सोच लें साइकिल ऐसे पेडल मारते हैं चल जाती है और हर कोई चला ले, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये कैसा ज्ञान होता है, प्रक्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज। भ्रूण का सिर से पैरों की तरफ विकास क्या कहलाता है, तो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको सेफलोकॉडल यानी कि मुख सिरोपादीय भिमुख कहा जाता है। और एक और ये दिशा का सिद्धांत होता है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। दो सिद्धांत होते हैं दिशा के, एक सिर से पैर की ओर और एक केंद्र से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर को सेफोकॉडल कहा जाता है और जो केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास के, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है यानी केंद्र अभिमुख। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है, सही है। बच्चे कितना खेलते हैं, बड़े होने के बाद कहाँ खेलते हैं इतना। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक हो जाता है, ये भी सही है। फिर खेल ऐसे नहीं होते, वो उसको थप्पड़ मार गया, वो उसको घुस मार गया, है ना, फिर तो सामाजिक होते जाते हैं खेल। उसके बाद साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये गलत बात है भाई। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा कहाँ बढ़ती है बढ़ने के बाद, जब बच्चे होते तब बहुत ज़्यादा साथी होते हैं। और आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, ये सही है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ लड़कियों के खेल और लड़कों के खेल जो होते हैं थोड़ा लैंगिक रूप से ही जो उपयुक्त खेल जिसके लिए होगा वही खेला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है C3, यानी साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये गलत बात है। नेक्स्ट है गणितीय संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। तो गणितीय संबंधी अक्षमता जो होती है उसको हम ना डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। लेकिन ऑप्शन में डिस्कैलकुलिया भी नहीं था और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं था जो इसको कर जाता, मतलब कि सही होता है इसके लिए। तो वहाँ एक ऑप्शन था अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो डिस्कैलकुलिया भी एक किसी का प्रकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी यही सीखने में अक्षमता ही हो रही है। गणित संबंधी अक्षमता भी तो सीखने की अक्षमता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। वैसे अगर देखें तो इसका सही आंसर है डिस्कैलकुलिया। कौन कहता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो सतत प्रक्रिया नहीं है भाई, जीन पियाजे कहता है। जीन पियाजे कहता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के मुताबिक जो उसने जीन पियाजे ने दिए हैं डेवलपमेंट की अवस्थाएं, वो कब से दी हैं, जन्म से लेकर के 15 साल तक। 4 अवस्थाओं में विकास की अवस्था को उसने बांटा है ना। तो उसमें जो लास्ट वाली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 15 साल तक ही दी हुई है और उसने कहा है कि 15 साल तक बच्चे का विकास हो जाता है, वो विकास की अंतिम अवस्था है। और सतत प्रक्रिया तो ये कहती है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे के मुताबिक बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। धन्यवाद।